नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से कांग्रेस को पड़ा दौरा, जाने किस डर से आईएनसी हुई परेशान। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया। G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायतें कर रही थी, और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या चिंतित और परेशान कर रहा है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दैनिक ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि यह दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकते हैं और भारत में उच्च प्रोफाइल वाले राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि पीएम मोदी की हाल ही की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में जांच और अभियोजन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि 26 मई 2024 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटाले में एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा जोखा और अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था। इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता है उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 600 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। 3600 करोड़ में खरीदे गए थे 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाले में रिश्वत पाने वालों के नाम भी है। इसमें यूपीए 2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है, और सबसे बड़े रक्षा घोटाले में से एक जो 1 दशक तक दबा रहा, वह अब बाहर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है। विशेष रूप से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला यूपीए 2 शासन का एक भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें बिचौलियों और शायद राजनेताओं को भी रिश्वत दी गई थी, क्योंकि भारत ने इतालवी रक्षा विनिर्माण दिग्गज फिनमेकेनिका द्वारा अनुमानित लागत पर 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का 3600 करोड़ रुपए का सौदा किया था। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। अब ईडी हाईकोर्ट में इस जमानत को चैलेंज करने जा रही है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। राज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने जमानत पर यह आदेश सुनाया। इससे पहले उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी गई है। कल यानी 21 जून को अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने केजरीवाल की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया है। ईडी ने कहा कि इस फैसले को हम हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। एएसजी राजू ने कहा, हर कोई जानता है आम आदमी पार्टी के मामले के लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। ईडी ने अदालत से जमानत बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे समय देने का अनुरोध किया, ताकि आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सके। इस पर जज ने कहा कि आदेश पर कोई रोक नहीं होगी। कल ड्यूटी जज के समक्ष जमानत बॉन्ड पेश किया जाएगा। इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने ईडी की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। बहस के दौरान
ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के एक होटल में रुके थे और बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिस पर आरोप है कि उन्होंने तटीय क्षेत्रों में आपके लिए फंड का प्रबंधन किया था। ईडी ने कोर्ट को कहा है कि होटल को 2 किस्तों में 1-1 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चनप्रीत सिंह ने अपने बैंक खाते से किया था। चनप्रीत सिंह वह व्यक्ति है जिसने विभिन्न अंगड़िया से 45 करोड़ रुपए प्राप्त किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने जांच में शामिल होने के लिए बार बार समन की अवहेलना करने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया था और शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट मिली थी और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। संजय सिंह केजरीवाल की गद्दी कब्जाने का माहौल बना रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी दिखाई देना बंद हो गई हैं। विभव कुमार भी जेल में बंद है। संजय सिंह, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं संजय सिंह के काफी समर्थक। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर रिहा कर दिया था कि वह अपने केस के संबंध में मीडिया या फिर जनसभा में कुछ नहीं बोलेंगे। इसके साथ ही जब भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा वह हाजिर होंगे। अब संजय सिंह की फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप नेता को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप नेता ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके कारण उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल यूपी की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। कोर्ट की ओर से जारी जमानती वारंट में संजय सिंह को 29 जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। सुल्तानपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल संजय सिंह के खिलाफ यह वारंट 3 साल पुराने कोविड-19 के उल्लंघन के मामले को लेकर जारी किया गया है। संजय सिंह इस मामले की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इस कारण कोर्ट की तरफ से संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे के मुताबिक 13 अप्रैल 2021 को थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने हसनपुर गांव में अपनी पार्टी की जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के पक्ष में बिना इजाजत लिए सभा की थी। उनकी सभा में 50 से 60 लोग थे। सांसद के इस काम को कोविड-19 नियमों का उल्लंघन माना गया था। अदालत का आदेश आते ही आप नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट से मेरे खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है। मीडिया में गैर जमानती वारंट की खबरें चल रही हैं, जो गलत है। उन्होंने इस त्रुटि को सुधार लेने को कहा है। कुछ देर पहले संजय सिंह ने दिल्ली में पानी संकट पर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले दिल्ली के लोगों का हक हरियाणा को दिलाना चाहते हैं। अजीत भारती को गिरफ्तार करने आई थी कर्नाटक पुलिस। नोएडा पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को खाली हाथ लौटाया। सिविल ड्रेस में अजीत भारती के घर पहुंची थी कर्नाटक पुलिस। तुरंत हरकत में आई उत्तर प्रदेश पुलिस। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पत्रकार अजीत भारती के घर पुलिस भेजी। कर्नाटक पुलिस के कुछ जवान सादी वर्दी में बिना किसी पूर्व सूचना के अजीत भारती के घर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार कर्नाटक पुलिस के 3 जवान गुरुवार को नोएडा स्थित अजीत भारती के आवास पर पहुंचे। यहां वे लोग कुछ देर खड़े रहे। इसके बाद उन्होंने एक नोटिस अजीत भारती को दिया। कर्नाटक पुलिस के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस भी नहीं थी। इस विषय में अजीत भारती ने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे कर्नाटक पुलिस से बताने वाले 3 नवयुवक मेरे घर के नीचे आए और कहा कि नोटिस देने आए हैं। मैंने पूछा कि क्या आपने नोएडा पुलिस को सूचना दी? उन्होंने कहा कि लोकल थाना कौन सा है। मैंने तुरंत ही स्थानीय पुलिस अधिकारी को सूचित किया और यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां शीघ्र ही पहुंची।
उन्होंने बेंगलोर से आए 9 युवकों से बात की और फिर उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। स्थानीय पुलिस का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारा हर संभव प्रयास तत्परता से किया। गौरतलब है कि अजीत भारती के खिलाफ यह एफआईआर 15 जून 2024 को दर्ज करवाई गई थी। यह एफआईआर कांग्रेस कर्नाटक के कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल सचिव और सचिव बेके बोपन्ना ने करवाई थी। एफआईआर दर्ज कराते समय दावा किया गया था कि अजीत भारती ने 13 जून 2024 को राहुल गांधी को लेकर एक झूठा वीडियो बनाया, जबकि गुरुवार को उनको दिए गए नोटिस में कहा गया है कि उनका वीडियो घृणा फैला रहा है, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नाटक पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में अजीत भारती को नोटिस थमाया। इसके बाद स्थानीय पुलिस यहां पहुंची और कर्नाटक पुलिस के इन तीनों जवानों को अपने साथ ले गई। कर्नाटक पुलिस के इन जवानों ने अजीत भारती को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले में एक नोटिस भी थमाया है। यह नोटिस बेंगलुरु के हाई ग्राउंड थाने से जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अजीत भारती ने समाज में घृणा और शत्रुता बढ़ाने के उद्देश्य से राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो बनाया है। इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अजीत भारती को कर्नाटक पुलिस ने आदेश दिया है कि वह नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर हाई ग्राउंड थाने में पेश हो। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकारें लगातार पत्रकारों को प्रताड़ित करने की कोशिश करती रही है। पंजाब से लेकर तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक तक इंडी गठबंधन की सरकारों का यही रवैया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रहते पत्रकारों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। इसमें से एक मामला अमन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज किया गया था। अमन चोपड़ा न्यूज 18 इंडिया चैनल में पत्रकार है। उनसे देश झुकने नहीं देंगे नामक शो प्रसारित करने और बाद में ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताया है कि वह राज्य भवन में तैनात मौजूदा पुलिस दल से सुरक्षित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जानकारी भी दी है। हालांकि उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें राज्य भवन में तैनात कोलकाता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरे में होने का अंदेशा है। राज्यपाल बोस ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को राज्य भवन परिसर खाली करने का आदेश दिया था, जिसके कुछ दिन के बाद ये बयान सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मी अभी भी राज्य भवन में तैनात हैं। बोस ने कहा, मेरे पास कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मौजूदा प्रभारी और उसका दल मेरी निजी सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, मैंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचित किया है कि राज्य भवन में कोलकाता पुलिस के साथ मैं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यपाल भवन के सूत्रों ने बताया है कि बोस ने राज्य सरकार से राज्य भवन में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार जासूसी किए जाने की शिकायत की और उन्हें लगता है कि वे बाहर के प्रभावशाली लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। आमतौर पर राज्यपाल की सुरक्षा का जिम्मा संबंधित राज्य के जिम्मे होता है, यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वहां के प्रोटोकॉल के हिसाब से राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय पुलिस प्रशासन राज्यपाल और राज्य भवन की सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। हालांकि समय समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय देश भर में वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा करता है। अगर किसी राज्य के राज्यपाल को लेकर केंद्र सरकार के पास कोई इनपुट आता है तो उसके आधार पर केंद्र सरकार अलग से सुरक्षा की व्यवस्था कर सकती है। इसके लिए वो अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा की व्यवस्था करती है। इसमें वाई कैटेगरी से लेकर Z+ तक की सुरक्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास Z+ सिक्योरिटी है। ऐसे ही केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को भी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। दरअसल हाल ही में पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का हवाला देते हुए शुभेंदु अधिकारी को राज्य भवन के अंदर दाखिल होने से रोक दिया था। राज्य भवन के बाहर धारा 144 लागू है, जिसके तहत बड़ी सभाओं पर रोक लगाई जाती है। राज्यपाल आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि किस आधार पर पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को राज्य भवन के परिसर के अंदर आने से रोका। शुभेंदु अधिकारी और अन्य लोगों ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया था कि लिखित अनुमति के बावजूद पुलिस ने उन्हें राज्य भवन के परिसर में जाने से रोका। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के बाद हिंसा करने का आरोप लगाया था।
उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया कि यही मौका है घर वापसी का, क्योंकि खिचड़ी सरकार में कोई फायदा नहीं मिल सकता और एनडीए को समर्थन देकर कुछ तो फायदेमंद साबित होगा। शिवसेना ने शनिवार को दावा किया है कि शिवसेना यूबीटी के 2 नवनिर्वाचित सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रवक्ता नरेश महेशके ने दल बदल रोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सदस्यों का नाम बताने से इनकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि 4 अन्य सांसद भी जल्द ही इन दोनों के साथ मिलकर शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद छोटे सहयोगी दलों की निकल पड़ी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष ने परिणाम सामने आने के बाद अपनी रणनीति बदल ली है। वे इंडी गठबंधन की दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी के 9 सांसद हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सांसद जीतकर संसद पहुंचने वाले हैं। अगर दोनों गुट फिर एकजुट हो जाते हैं तो फिर दोनों के 16 सांसद हो जाएंगे। शिवसेना की एनडीए में वापसी बीजेपी के लिए भी राहत की खबर होगी। कई मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। वो जल्दी बड़ा फैसला लेकर एनडीए या फिर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव की शुरुआत से पहले भी उद्धव ठाकरे की वापसी की अटकलें लगती रही है। ऐसा कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के संबंध काफी अच्छे हैं। बीजेपी बैक चैनल इस रिश्ते के बदौलत उद्धव की वापसी की कोशिश कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले रहे। सीटों की लिहाज से यहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने यहां सबसे ज्यादा 13 सीटों पर कब्जा जमाया। अब इस बीच चुनाव में कांग्रेस से शिंदे गुट की शिवसेना में गए संजय निरुपम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना उद्धव ठाकरे से मजबूत नेता बताया है। संजय निरुपम ने कहा, शिवसेना यूबीटी 22 सीटों पर लड़ी और 9 सीटों पर जीत पाई। शिवसेना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 15 सीटों पर लड़ी और 7 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट देखें तो शिवसेना का रिजल्ट बेहतर है। मतलब एकनाथ शिंदे यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। मातेश्वरी पर जश्न ऐसे मन रहा है मानो अकेले दम पर 272 सीटें जीत गए हो। बता दें कि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने भी 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं शरद पवार की एनसीपी ने इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटें जीती है। अगर एनडीए की बात की जाए तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 9 सीटें जीती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के खाते में 7 सीटें आई है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी महज 1 सीट जीत पाई है। इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत कर आया है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। संजय सिंह अपने चेलों से अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कराकर खुद को चर्चा में लाने का प्रयास कर रहा है, तो आतिशी अनशन के माध्यम से संजय सिंह को पछाड़ना चाहती है। वैसे आतिशी का एक प्लान यह भी है कि 21 जून के आसपास बारिश की संभावना है। 2-3 दिन बाद नौटंकी खुद ही समाप्त हो जाएगी। आतिशी उर्फ जल मंत्री, ये बताओ जनता को कि 10 वर्षों में जल संकट के समाधान हेतु क्या क्या किया गया। सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाना और एलजी और पीएम को चिट्ठी लिखने का सिवा। दिल्ली में जल संकट बरकरार है। कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज है। आलम यह है कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में पानी लेने को लग रहे हैं। इस बीच मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बीजेपी और हरियाणा सरकार पर आरोप मढ़ रही है। इस बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह 21 जून से आमरण अनशन पर बैठेगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। मंत्री ने कहा कि लोग न केवल भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, बल्कि पानी की कमी से भी जूझ रहे हैं।
उन्होंने कहा, मैंने जल संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने हेतु अनुरोध किया है। अगर 2 दिनों के भीतर जल संकट का समाधान नहीं हुआ तो मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाऊंगी। आतिशी ने कहा कि उन्होंने समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार को कई पत्र लिखे हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा, हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार वहां जल वितरण प्रणाली को सुचारू नहीं कर पाई है। केजरीवाल की गलतियों के कारण दिल्ली के लोग परेशान हैं। इसी बीच दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर पानी की चोरी और कालाबाजारी से ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि आप सरकार को उनकी निष्क्रियता के लिए बर्खास्त कर देना चाहिए। आतिशी अब पानी की चोरी और कालाबाजारी से ध्यान भटकाने के लिए नाटक करने पर उतर आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा ने कल दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिया और इसे साबित करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज भी दिए हैं, लेकिन अब वे नाटक कर रही है। उन्होंने कहा, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ आप दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध कराने में विफल रही है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा, आतिशी को प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही पत्र लिख देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को पानी की उपलब्धता और उसके वितरण को लेकर एक अच्छी योजना बनानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार को पानी की उपलब्धता और उसके वितरण को लेकर एक अच्छी योजना बनानी चाहिए थी। दिल्ली बीजेपी अपने प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। पिछले 1 सप्ताह से बीजेपी विभिन्न प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है, जिसमें डीजेबी कार्यालयों के सामने मटके फोड़ने और जनता से जुड़ने जैसी गतिविधियां शामिल है। बुधवार को बीजेपी ने दिल्ली के कई स्थानों पर विरोध मार्च का आयोजन किया, विशेष रूप से झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टरों में, जहां पानी की समस्या सबसे अधिक गंभीर है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद इन प्रदर्शनों में शामिल हुए और अपनी चिंताओं को, मांगों को व्यक्त किया। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।